कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय कमरे से होती है जहां फ्रेडरिको नाम का व्यक्ति काला जादू कर रहा होता है। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर होती है और वो इसी लड़की पर काले जादू का प्रयोग कर रहा होता है। जादू की प्रक्रिया शुरू करने के बाद फ्रेडरिको खुद को एक सोफे से रस्सियों से बांध लेता है। कमरे में एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो एक आरी की धार तेज कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो फ्रेडरिको से अनुमति लेकर एक ही झटके में उसके दोनों पैर काट देता है। खून का तेज फव्वारा पूरे कमरे में फैल जाता है जिससे पूरा कमरा खून से सन जाता है। इसके बाद कहानी 3 लोगों पर शिफ्ट होती है जो डिलीवरी के लिए एक ट्रक में पैकेज ढूंढ रहे होते हैं। ट्रक में बहुत तेज बदबू फैली होती है लेकिन किसी तरह से वो पैकेज ढूंढ निकालते ही हैं। ये पैकेज कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिको के कमरे वाला वही सोफा होता है। पैकेज पर फ्रेडरिको की एक्स गर्लफ्रेंड फ्रेंचिस्का का पत्र लिखा होता है। इसी दौरान कहानी एक नाइट क्लब में जाती है जहाँ एक बैंड की रिहर्सल चल रही होती है और फ्रेंचिस्का नाच रही होती है। रिहर्सल खत्म होने के बाद 2 डिटेक्टिव्स बॉब और रोजन फ्रेंचिस्का से मिलने आते हैं। उन्हें देखकर फ्रेंचिस्का की दोस्त मैक्सी जो बैंड की मैनेजर भी होती है वहां जाती है। डिटेक्टिव्स फ्रेंचिस्का को बताते हैं कि उन्हें कूड़ेदान में फ्रेडरिका के कटे हुए पैर मिले हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन फ्रेंचिस्का इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसने फ्रेडरिको के खिलाफ कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लिया था क्योंकि वो उसके पीछे पागल हो चुका था। डिटेक्टिव्स और पूछताछ करना चाहते हैं लेकिन फ्रेंचिस्का जल्दी में होती है क्योंकि आज उसका नया सोफा डिलीवर होने वाला था। डिलीवरी मैन रास्ते में एक दुकानदार से फ्रेंचिस्का के घर का पता पूछता है। ये दुकानदार कोई और नहीं बल्कि मैक्सी के दादा जैक होते हैं जो फ्रेंचिस्का का पता जानते थे। वो दोनों डिलीवरी बॉय के साथ सोफा देखने जाते हैं लेकिन जैसे ही जैक सोफे को छूता है उसे अपने दिमाग में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो देखता है कि एक महिला अकेली जंगल में दौड़ रही थी। ये देखते ही वो अचानक बेहोश हो जाता है। डिलीवरी मैन उसे किसी तरह संभालता है। होश में आने के बाद वो जैक से कहता है कि वो ठीक है लेकिन सच तो ये था कि उस लड़की की झलक देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इसी दौरान मैक्सी फ्रेंचिस्का को उसके घर छोड़ती है जहाँ फ्रेंचिस्का का नया बॉयफ्रेंड टीजे बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहा होता है। टीजे सोफे को घसीट कर फ्रेंचिस्का के लिविंग रूम में ले जाता है और फिर कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा है। कुछ देर बाद फ्रेंचिस्का नहाने चली जाती है लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि वो सोफा लगातार उसे घूर रहा है। रात के समय फ्रेंचिस्का अपने नए सोफे पर बैठकर आराम कर रही होती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। जल्दी उसे लगने लगता है कि सोफा उसे अजीब तरीके से छू रहा है। वो घबरा कर जाग जाती है और खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सपना था लेकिन जो कुछ उसने महसूस किया वो पूरी तरह से असली जैसा लग रहा था। अब कहानी एक और मोड़ ले आती है। सोफे के पीछे वही लड़की खड़ी होती है जिसकी झलक जैक ने देखी थी। उधर जैक अपने घर में उसी लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। कुछ किताबों और काले जादू पर वीडियो बनाने वाले एक यूट्यूबर की मदद से उसे पता चलता है कि हो सकता है कि इस सोफे में किसी काले आत्मा का साया हो। अगली सुबह फ्रेंचिस्का की आंख खुलती है तो उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई देती है। उसे लगता है कि टीजे घर आ चुका होगा लेकिन जब वो लिविंग रूम में जाती है तो वो देखती है कि सोफे के आसपास सुंदर सजावट की गई है और नाश्ता तैयार रखा हुआ है। कुछ ही पलों में टीजे भी दूसरे कमरे से उठकर बाहर आता है। फ्रेंचिस्का को लगता है कि टीजे ने उसके लिए ये सब किया होगा और वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है लेकिन टीजे को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। उधर डिटेक्टिव्स बॉब कंप्यूटर पर फ्रेडरिको के केस से जुड़े सबूतों की जांच कर रहे होते हैं। उसके हाथ लगी तस्वीरों से पता चलता है कि फ्रेडरिको फ्रेंचिस्का के पीछे पागल था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि फ्रेडरिको को काले जादू में गहरी रुचि थी। बॉब फ्रेंचिस्का को बुलाकर इस बारे में सवाल करता है लेकिन वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कहती है कि जिस भी व्यक्ति से वो रिश्ता बनाती है वो धीरे धीरे उसके लिए जुनूनी हो जाता है। इधर सोफा अब टीजे को घूर रहा होता है। सोफा फ्रेंचिस्का के बॉयफ्रेंड से जलता था इसलिए उसने टीजे को स्टोव पर धक्का दे दिया जिससे उसकी टांग में लोहे की छड़ घुस जाती है। टीजे दर्द से कहराता हुआ फ्रेंचिस्का को फोन करता है। फ्रेंचिस्का तुरंत डिटेक्टिव बॉब के साथ घर पहुंचती है। जब वो अंदर जाते हैं तो टीजे को जख्मी हालत में बाथटब में पड़ा हुआ पाते हैं। फ्रेंचिस्का उसे बाहर निकालती है और बॉब लिविंग रूम में जाकर देखता है कि वहाँ सिर्फ सोफा रखा हुआ है। टीजे कहता है कि इस सोफे में किसी बुरी आत्मा का साया है और इसी ने मुझ पर हमला किया था लेकिन फ्रेंचिस्का को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। आखिरकार टीजे अपनी माँ के घर चला जाता है। वहाँ उसकी माँ ईयरफोन्स लगाकर मेडिटेशन क्लास देख रही होती है। कुछ देर बाद टीजे के कमरे की खिड़की पर लोहे का स्प्रिंग हमला करने लगता है। वो तुरंत अपनी माँ को आवाज देता है लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अब टीजे खिड़की खोलकर बाहर देखता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे फ्रेंचिस्का का सोफा खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। टीजे पूरी तरह से डर चुका था। वो तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश करता है लेकिन सोफे का स्प्रिंग अंदर घुस जाता है और उसे पीछे से गिरा देता है। जैसे वो संभलने की कोशिश करता है सोफे के अंदर से एक अजीबोगरीब ऊर्जा निकलती है जो उसकी आत्मा को खींचकर अपने अंदर समा लेती है। इस तरह टीजे इस शैतानी सोफे का पहला शिकार बन जाता है। उधर जैक अपनी साथी जेनी के साथ इस भूतिया सोफे को रोकने की योजना बना रहा था। अब वो आत्मा से संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैक एक बार फिर उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ वो लड़की किसी से
बचने के लिए दौड़ रही थी। अचानक उस लड़की का एक कपड़ा जमीन पर गिर जाता है जिसमें एक जहरीला फूल मौजूद होता है। जैसे जैक उस फूल को उठाता है वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक और औरत खाने की टोकरी लेकर उसी लड़की के पास आती है। कुछ देर बाद लड़की टोकरी से एक चाकू निकालती है और खुद को मार लेती है। ये देखकर वो औरत बुरी तरह डर जाती है। साथ ही एक लड़का जो छिपकर ये सब देख रहा था डर से भाग जाता है। तभी अचानक जैक की आंख खुलती है और वो असली दुनिया में लौट आता है। अब वो जेनी को बताता है कि जंगल वाली लड़की ने किसी को जहर दिया था और इसके बाद वो खुद मर गई थी। अब उसकी आत्मा सोफे में वास कर रही है। ये बताने के बाद जैक फ्रांसिस्का से मिलने का फैसला करता है। उसे पता था कि जब तक सोफा उसके पास है उसकी जान खतरे में है। रात के समय फ्रांसिस्का की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो सोफे पर बैठी है और फर्श पर उसकी अंडरवियर पड़ी होती है। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाथरूम में किसी की परछाई दिखाई देती है। डरते डरते वो बाथरूम में जाती है लेकिन वहाँ कोई था नहीं। अब वो बाथरूम की खिड़की बंद कर देती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी फिर से उसे एक परछाई नजर आती है। अचानक वो एक झटके में जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। फ्रांसिस्का गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन तभी लिविंग रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो डरते डरते एक टॉर्च लेकर लिविंग रूम की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचती है सोफा अचानक उसकी ओर बढ़ता है और वो जोर से चीख पड़ती है। अब फ्रांसिस्का घबराकर मैक्सी को फोन करती है और तुरंत बुला लेती है। मैक्सी आती है और उसे अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेडरिको की मौत का सदमा अभी भी फ्रांसिस्का के दिमाग पर हावी होगा। इसके बाद वो दोनों आराम से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह टीजे की माँ वैक्यूम क्लीनिंग कर रही होती है। वो टीजे के कमरे में जाती है जहाँ टीजे की लाश पड़ी होती है। जैसे ही वो वैक्यूम क्लीनर ऑन करती है वो अचानक टीजे की लाश को खींच लेता है। इधर फ्रांसिस्का को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो सुबह अपने घर लौटती है जहाँ सुबह पहले की तरह अपनी जगह पर रखा होता है। कुछ ही देर में उसे डिटेक्टिव बॉब का मैसेज मिलता है जिसमें उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है। फ्रांसिस्का जल्दी से घर से बाहर निकलती है लेकिन तभी रेल्फ सामने आ जाता है। रेल्फ भी उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड था जो अब भी उसे शादी करके परिवार बसाना चाहता था लेकिन फ्रांसिस्का उसे नजरअंदाज करके पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही रेल्फ चोरी छिपे उसके घर में घुस जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस्का को टीजे की भयानक मौत की खबर मिलती है। वो ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अब पुलिस को ये केस सुलझाना था। बॉब मैक्सी को बुलाता है ताकि दोनों से पूछताछ की जा सके। फिर डिटेक्टिव्स उन्हें टीजे की लाश की तस्वीरें दिखाते हैं। फोटो में टीजे के चेहरे पर फ्रांसिस्का के नाम के 2 अक्षर लिखे होते हैं। अब बॉब को एहसास होता है कि टीजे और फ्रेडरिको की मौत आपस में जुड़ी हुई है। अब वो फ्रांसिस्का के सभी एक्स बॉयफ्रेंड की लिस्ट निकालता है। बॉब फ्रांसिस्का से कहता है कि वो उन नामों को पहचाने जिन पर उसे शक है। फ्रांसिस्का रेल्फ का नाम बताती है क्योंकि वो सुबह उसे मिलने आया था। बॉब और रोजन को जांच के दौरान वॉरेन ली नाम के एक व्यक्ति पर शक होता है। वो एक जानवरों का डॉक्टर था। अब वो जांच के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। इधर रेल्फ फ्रांसिस्का के घर में घुस जाता है। वो घर का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि कैमरा नहीं बल्कि सोफे ने उस पर नजर रखी हुई है। रेल्फ फ्रांसिस्का के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी टटोलने लगता है। अचानक उसे लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और फ्रांसिस्का के कुछ कपड़े निकालकर बेड पर रख देता है। फिर वो खुद कंबल में घुसकर आराम करने लगता है। वो इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सोफा कब उसके पास आ गया है। सोफा धीरे धीरे उसके बेड के पास सरकता रहता है। फिर एक झटके में वो रेल्फ के सिर पर जोरदार वार करता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी ओर मैक्सी जैक से मिलने चली जाती है। जैक उसे बताता है कि फ्रांसिस्का का सोफा किसी दुष्ट आत्मा के वश में है। अब मैक्सी पूरी तरह से विश्वास कर लेती है कि इन अजीब घटनाओं के पीछे उस सोफे का ही हाथ है। वो तय करती है कि अकेले फ्रांसिस्का के घर जाकर इस सोफे को बाहर फेंक देगी। लेकिन जैसी वो वहाँ पर पहुंचती है बालकनी में रेल्फ की लाश दिखती है। मैक्सी जैसी ही बालकनी में रेल्फ की लाश देखती है वो स्तब्ध रह जाती है। अचानक किसी ने उसकी लाश को खींच लिया। मैक्सी जब पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि शैतानी सोफा होता है। इसके बाद सोफा रेल्फ की लाश को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। अब मैक्सी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि काले जादू वाले इस सोफे की कहानी सच्ची है। वो चुपचाप यहाँ से भागने का फैसला करती है लेकिन तभी उसका पैर एक क्लिप पर पड़ जाता है जिससे हल्की आवाज होती है। इस आवाज से सोफे को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई तो मौजूद है। अब मैक्सी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सोफे ने अपनी स्प्रिंग से दरवाजा बंद कर दिया था। अब सोफा मैक्सी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। डर के मारे मैक्सी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। फिर वो खिड़की से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे के छेद से सोफा उसे देख रहा होता है। जैसे ही मैक्सी खिड़की से कूदने वाली होती है उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधे नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरती है। गिरने का झटका इतना तेज होता है कि मैक्सी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी कार की चाबी अभी ऊपर ही रखी हुई थी। इधर मैक्सी के जाने के बाद सोफा धीरे धीरे सिंक की ओर बढ़ता रहता है। वो अपने जादू से फ्रांसिस्का से बात करने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का जो इस सबसे अनजान होती है उसे अचानक मैक्सी के घर की सिंक में कुछ आवाजें सुनाई देती
देती है। वो ध्यान लगाकर सुनती है तो उसे वेलेरिया नाम की आवाज आती है। अब फ्रांसिस्का पूरी तरह घबरा जाती है। वो ध्यान से सिंक के पास जाकर सुनने की कोशिश करती है कि है क्या ये, लेकिन तभी डिटेक्टिव्स बॉब और रोजन वहाँ पर आ जाते हैं। फ्रांसिस्का डर जाती है, लेकिन फिर उन्हें बताती है कि मैक्सी 2 घंटे पहले यहाँ से गई थी। अब तीनों मिलकर मैक्सी को ढूंढने का फैसला करते हैं और फ्रांसिस्का के घर जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो मैक्सी तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी कार की चाबियां पड़ी होती है वहाँ पर। फ्रांसिस्का मैक्सी को कॉल करती है, लेकिन फोन की रिंगटोन घर के बाहर से आ रही थी। अब डिटेक्टिव्स कूड़ेदान के पास जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें रेल्फ की लाश मिलती है। अब रेल्फ की मौत ने इस केस को और भी उलझा दिया था। इधर फ्रांसिस्का को बार बार वेलेरिया नाम सुनाई दे रहा था। जैसे वो पीछे मुड़ती है, उसे एहसास होता है कि आवाज उसके सोफे से आ रही है। अब डर के मारे वो घर से बाहर भागती है। उसे खिड़की में सोफा और रेल्फ की आत्मा खड़े दिखती है। ये देखकर उसकी सांसें सूख जाती है। तभी उसे मैक्सी की कार दिखती है और वो तुरंत उसमें बैठ जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का समुद्र किनारे खड़ी होती है। वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्सी भी टीजे की तरह मारी गई है। तभी उसे मैक्सी के दादा जैक का फोन आता है। जैक उसे बताता है कि वो जानता है कि उसके साथ हो रही इन अजीब घटनाओं का कारण क्या है। अब फ्रांसिस्का तुरंत जैक से मिलने पहुंचती है। फ्रांसिस्का जैक से मिलकर उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है कि मैक्सी गायब हो गई और उसे बार बार वेलेरिया नाम सुनाई दे रहा है। ये सुनते ही जैक को अपनी रिसर्च याद आती है और वो समझ जाता है कि वही लड़की है जिसे उसने जंगल में देखा था। वेलेरिया कॉलेट अपने पति रोजर्ट के साथ काले जादू में माहिर थी। वो दोनों लोगों को जहर देकर उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका राज सबके सामने आ गया और जेरार्ड को मौत की सजा मिली। इसके बाद वेलेरिया ने भी जहर पी लिया और मर गई। मरने से पहले उसने मैरी नाम की एक महिला को जहर देकर मार डाला था। फ्रांसिस्का ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि मैरी उसकी परदादी थी। अब जैक बताता है कि वेलेरिया की मौत के बाद उसकी आत्मा मैरी के शरीर में घुस गई थी। उसी दिन से फ्रांसिस्का के परिवार की औरतों के पीछे मर्द पागल होने लगते थे। ये वेलेरिया का शराब था, जो आज भी उसके परिवार में मौजूद था। यही कारण था कि फ्रांसिस्का के बॉयफ्रेंड्स उसके पीछे पागल हो जाते थे। अब सच ये था कि जेरार्ड की आत्मा ने फ्रेडरिको को वश में कर लिया था, ताकि वो और वेलेरिया फिर से एक हो सके। जैक अब कहता है कि एक आत्मा केवल जीवित इंसानों को वश में कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो सोफे के अंदर कैसे घुसी। हालांकि जैक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने 2 बक्से तैयार किए हैं ताकि दोनों आत्माओं को बंद किया जा सके। इसी दौरान फ्रांसिस्का को फिर से वही शैतानी सोफा दिखाई देने लगता है। साथ ही वेलेरिया की आत्मा भी वहाँ पर मौजूद होती है। फ्रांसिस्का डर कर इस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी जैक को दिल का दौरा पड़ जाता है। फ्रांसिस्का उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि जल्दी से बक्सा लेकर सोफे के पास जाओ। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बॉब बोरन ली से पूछताछ कर रहा होता है। बोरन कबूल करता है कि उसने फ्रेडरिको के कहने पर ही उसके पैर काटे थे। इधर रोजन अपनी जांच के दौरान रेल्फ के घर पहुंचती है। उसे पता चलता है कि रेल्फ ने फ्रांसिस्को के घर में एक गुप्त कैमरा लगा रखा था। जब रोजन रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कैमरे में साफ दिख रहा था कि सोफा खुद ब खुद चल रहा है। अब रोजन तुरंत बॉब को ये खबर देने के लिए निकल पड़ती है। फ्रांसिस्का अब अपने घर पहुंचती है और सोफे के अंदर मौजूद आत्मा को बक्से में कैद करने की कोशिश करती है। वो आत्मा को आदेश देती कि वो बक्से के अंदर चली जाए, लेकिन आत्मा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अब फ्रांसिस्का के पास और कोई उपाय नहीं बचता। वो तुरंत तेल छिड़क कर सोफे को जलाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो माचिस जलाती है, सोफा अपने जादू से आग बुझा देता है। फ्रांसिस्का पूरी तरह से घबरा जाती है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो चाकू उठा लेती है। ये देखते ही सोफा इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान डिटेक्टिव बॉब और रोजन वहाँ पर आ जाते हैं। बॉब तुरंत अपनी गन निकालता है और सोफे पर गोलियां चला देता है। गोलियां लगते ही सोफा जमीन पर टूटकर गिर जाता है, लेकिन तभी पीछे से फ्रेडरिको का जला हुआ शरीर सामने आ जाता है। अब ये खुलासा होता है कि बोरन ने बॉब को बताया था कि फ्रेडरिको ने अपने पैर इसलिए कटवाए थे ताकि वो सोफे के अंदर छिप सके। अब बॉब ने तुरंत फ्रेडरिको पर गोली चला दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। बॉब और रोजन को लगता है कि अब इस शैतानी सोफे की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन फ्रांसिस्का इस पूरी घटना से बहुत घबरा गई थी। वो तुरंत बाथरूम में जाकर दवाइयां निकालने की कोशिश करती है। हड़बड़ाहट में उसकी सारी दवाइयां जमीन पर गिर जाती है। जैसे वो नीचे झुककर दवाई उठाने लगती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। फ्रांसिस्का डर के मारे ऊपर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि वेलेरिया की आत्मा होती है। इसके बाद फ्रांसिस्का की आंखें सफेद हो जाती है और उसकी आत्मा पूरी तरह वेलेरिया के वश में चली जाती है। अब रोजन बाथरूम के अंदर जाती है और देखती है कि फ्रांसिस्का दरवाजा खोलकर मुस्कुरा रही है। फ्रांसिस्का कहती है सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है। कुछ ही देर में मैक्सी की लाश दिखाई देती है, लेकिन वो मरी नहीं थी बल्कि बेहोश थी। फ्रांसिस्का अब अपने घर लौट आती है और सोफे को फिर से रखने का फैसला करती है। अब अगले दिन डिटेक्टिव बॉब उससे मिलने आता है। जब वो देखता है कि फ्रांसिस्का ने सोफा अभी भी अपने पास रखा हुआ है तो वो हैरान रह जाता है। फ्रांसिस्का बॉब को चाय देती है।
बॉब बिना किसी शक के चाय पीने ही वाला होता है, लेकिन उसे चाय की खुशबू अजीब लगती है। अब बॉब समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि चाय उसी जहरीले फूल से बनी हुई थी जिसका इस्तेमाल वेलेरिया लोगों को मारने के लिए करती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बॉब चाय पीता है वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब रोजन बॉब को ढूंढते हुए फ्रांचिस्का के घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो अंदर प्रवेश करती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती कि शैतानी सोफा बॉब की आत्मा को अपने अंदर खींच रहा था और बदले में वेलेरिया के पति जेरार्ड की आत्मा बॉब में प्रवेश कर रही थी। रोजन बॉब को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन फ्रांचिस्का अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। वो रोजन के पीठ में चाकू घोंप देती है, जिससे रोजन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बॉब पूरी तरह से जेरार्ड के वश में आ जाता है। वेलेरिया और जेरार्ड दोनों की आत्माएं वापस लौट चुकी थीं। अब वो मिलकर एक बार फिर से इंसानों का शिकार करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद मैक्सी फ्रांचिस्का से मिलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्रांचिस्का पूरी तरह से वेलेरिया के वश में है। बॉब और फ्रांचिस्का दोनों नॉर्मल रूप से बर्ताव करते हुए मिलते हैं। अब मैक्सी चुपके से घर में घुस जाती है। वो देखती है कि डिटेक्टिव रोजन की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। डर के मारे वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि सोफा उससे कुछ कहना चाहता है। जैसे ही वो सोफे के करीब जाती है उसे एक बटन में फ्रांचिस्का की आत्मा नजर आती है। फ्रांचिस्का की आत्मा मदद के लिए गुहार लगा रही थी। अब मैक्सी को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। फ्रेडरिको के मरने के बाद अब फ्रांचिस्का शैतानी सोफे के अंदर कैद हो चुकी थी और यहीं पर ये अजीबोगरीब और डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक भूतिया सोफा लोगों की आत्माओं को वश में कर सकता था, कैसे वेलेरिया और जेरार्ड की आत्माओं ने इंसानों को अपने खेल का मोहरा बनाया, कैसे फ्रांचिस्का को अपने परिवार के श्राप की वजह से इस भयानक किस्मत का सामना करना पड़ा, और आखिर में कैसे ये शैतानी चक्र फिर से जारी रहता है, क्योंकि अब फ्रांचिस्का खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी कोई खत्म कर भी पाएगा या फिर ये खौफनाक कहानी आने वाले पीढ़ियों तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।